Palu kepemimpinan saya serahkan kepada India. इस तरह G20 की मेजबानी भारत के पास आ गई। 1 दिसंबर 2022 को भारत आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष बन गया और इस नाते उसे अगले 1 बरस के लिए कई अधिकार मिल गए। मसलन G20 का एजेंडा तय करना, अलग अलग सेक्टर्स में बैठकें बुलाना और लीडर्स समिट आयोजित करना। लीडर्स समिट साल भर की बैठकों और सम्मेलनों का सबसे हाई पॉइंट है। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। अगर नहीं हो पाते तो सुर्खियां बनती हैं, जैसे कि इस बार की लीडर्स समिट 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें नहीं आ पा रहे हैं। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हिस्सा लेंगे। इसको लेकर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और अपनी मजबूरियां गिनाई। भले ही पुतिन नहीं आ रहे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आना तय है। वो समिट से 2 दिन पहले ही भारत पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मीटिंग होने वाली है। उनके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत कई और बड़े नेता भारत आएंगे। भारत में इस स्तर का जमावड़ा शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। बड़े नेताओं की उपस्थिति से ये समिट टाइमिंग और ग्लोबल पॉलिटिक्स में मची हलचलों की वजह से भी खास मानी जा रही है। तो आज हम जानेंगे G20 की पूरी कहानी क्या है, इस बार की G20 समिट किन मायनों से खास है और क्या भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनने में सफल होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी G20 की। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 सदस्यों का समूह। 19 देश और EU यूरोपीय महाद्वीप के 27 देशों का संगठन है। EU में शामिल कई देश अलग से भी G20 का हिस्सा हैं। G20 में 19 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया, एशिया से भारत, चीन, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और सऊदी अरब, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, यूरोप से फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, तुर्की और रूस का कुछ हिस्सा एशियाई महाद्वीप में भी पड़ता है। साउथ अमेरिका से ब्राजील, अर्जेंटीना और मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका और कनाडा। अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कितना अहम है ये गुट यानी कि G20। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले टॉप 10 देश G20 के सदस्य हैं। सबको मिलाकर दुनिया की लगभग 80% GDP कवर हो जाती है। एरिया के मामले में टॉप के 8 देश G20 में हैं। कुल एरिया दुनिया का लगभग 60% है। आबादी के मामले में टॉप के 4 देश इसका हिस्सा हैं। सारे सदस्य देश मिलकर दुनिया की लगभग 65% आबादी कवर कर लेते हैं। इसके अलावा दुनिया में होने वाला 75% व्यापार भी इन्हीं देशों के बीच में होता है। डेटा हमने जान लिया, अब कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC यूएन की सबसे ताकतवर इकाई है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। इनके पास वीटो का अधिकार है। ये पांचों G20 के भी मेंबर हैं। G20 के बरक्स एक और गुट का नाम चर्चा में रहता है, ये है G7। इसको पहले G8 के नाम से जाना जाता था, तब तक जब तक रूस था। 2014 में क्रीमिया पर हमले के बाद 7 देशों ने एकजुट होकर रूस को बाहर निकाल दिया। तब से ये G7 बन गया। रूस G7 में तो नहीं रहा, लेकिन G20 में बना हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका का दबदबा है। आज के समय में इन संगठनों की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी तुलना में G20 अलग है। इसमें अमेरिका है तो रूस भी है, साउथ कोरिया और जापान है तो चीन भी है। इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, मगर ये संगठन में साथ बने हुए हैं और कई मसलों पर वे मकसद भी साझा करते हैं। तो G20 बना कैसे और इसका मकसद क्या है? G20 की बुनियाद 1999 में रखी गई थी। इरादा था विकसित और विकासशील देशों को एक मंच पर लाना। 1990 के दशक में एशियाई देशों में आई आर्थिक मंदी के बाद इसका विचार पनपा था। शुरुआत में इसका फोकस आर्थिक विकास पर होता था, इसलिए बैठकों में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स शामिल होते थे। 2008 में शीर्ष नेताओं की पहली बैठक हुई। 2011 से ये बैठक सालाना होने लगी। भारत में ये समिट पहली बार हो रही है। G20 की अध्यक्षता हर साल बदलती है। समिट का एजेंडा मौजूदा मेजबान, 1 साल पहले के मेजबान और अगले मेजबान मिलकर तय करते हैं। इस तिकड़ी को ट्रोइका कहा जाता है। जैसे पिछली समिट इंडोनेशिया के बाली में हुई थी, इस साल भारत में हो रही है और अगले बरस होगी ब्राजील में। इसलिए इस बार की समिट का एजेंडा इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील ने मिलकर तय किया है।
इस गुट ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर सहमति बनाने में मदद की है। 2008 की वैश्विक मंदी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, सीरिया के सिविल वॉर और कोविड-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी पर G20 ने सफलतापूर्वक काम किया है। G20 यूएन या आसियान की तरह कोई औपचारिक संगठन नहीं है, इसका अपना कोई मुख्यालय नहीं है। G20 समिट में लिए गए फैसले सदस्य देशों की मर्जी पर निर्भर होते हैं, इन्हें मानने की कोई बाध्यता नहीं होती। अब समझते हैं कि G20 काम कैसे करता है। G20 एक साथ 2 ट्रैक्स पर काम करता है। नंबर 1 है फाइनेंस ट्रैक। इसमें आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है। इस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंकों के गवर्नर और आर्थिक संस्थाओं से जुड़े लोग हिस्सा लेते हैं। दूसरा ट्रैक क्या है? दूसरा ट्रैक कहलाता है शेरपा ट्रैक। और शेरपा क्या होते हैं? ये सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि हेड ऑफ द स्टेट्स पूरे साल चलने वाली बैठकों में शामिल नहीं हो सकते और ना ही वे सारे मुद्दों को ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए वे अपना प्रतिनिधि यहाँ पर नियुक्त करते हैं। इन्हें शेरपा कहा जाता है। जैसे नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत भारत के शेरपा हैं। शेरपा सदस्य देशों के बीच एजेंडा पर सहमति बनाने और लीडर समिट का माहौल तैयार करने में भी मदद करते हैं। इस बार की समिट खास क्यों है? 5 इसकी वजहें हैं, एक एक कर सभी के बारे में जानते हैं। नंबर 1, रूस यूक्रेन वॉर। फरवरी 2022 में शुरू हुआ युद्ध अभी तक जारी है। हाल फिलहाल इसके खात्मे की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। युद्ध के चलते दुनिया अलग अलग ध्रुवों में बंट गई है। पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। उनकी कोशिश रूस और उसका समर्थन करने वाले देशों को अलग थलग करने की है। इसी इरादे से बाली समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को न्योता दिया गया था, लेकिन भारत ने जेलेंस्की को मंच देने से मना कर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, G20 आर्थिक गुट है, विवाद सुलझाने का मंच नहीं, इसलिए नहीं बुलाया। इस पर कनाडा ने आपत्ति जताई। ये मुद्दा समिट के दौरान छाया रह सकता है। G20 की स्थापना भले ही आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हुई हो, लेकिन इसका दायरा लगातार बढ़ता गया है। नंबर 2, बायलैटरल समिट्स। G20 की मेन समिट से इतर बहुत सारी बैठकें होती हैं। इतने ताकतवर देशों के दिग्गज नेता कम ही मौकों पर एक साथ इकट्ठा होते हैं, इसलिए वे G20 से अलग से भी बातचीत करते हैं। मसलन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समिट से 2 दिन पहले भारत आ रहे हैं। इसकी वजह हमने पूछी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अमेरिकन स्टडीज पढ़ा चुके प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। इसका मतलब ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका का संबंध जो भारत के साथ है उस पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और जिस मीटिंग में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आने के लिए तैयार नहीं है और इंडिया और भारत के संबंध का जो स्टेट ऑफ रिलेशनशिप अभी है, सबको मालूम है, तनावपूर्ण है। तब जो बाइडेन अगर इंडिया को इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं तो उसका संबंध उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुझे लगता है कि वो इंडिया इसलिए पहले आ रहे हैं ताकि इंडिया और भारत के बीच में अलग से बातचीत हो सके और दोनों देशों में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको फिर दोबारा कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में डिस्कशन होंगे। और हमें ये भी मालूम करना है कि अगर जो बाइडेन पहले आके बातचीत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, इसका मतलब ये भी है कि ये जो मीटिंग होने वाली है ये G20 का साइडलाइन में मीटिंग नहीं, ये उसका अलग से एक वन-ऑन-वन रिलेशनशिप पे डिस्कशन होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का। नंबर 3, आमंत्रित देश। मेजबान होने के नाते भारत के पास ऐसे देशों को समिट में बुलाने का अधिकार है जो G20 के सदस्य नहीं हैं। भारत ने कुल 9 देशों को न्योता भेजा है। ये देश हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इन देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। समिट में बुलाकर रिश्ता और मजबूत करने की कोशिश रहेगी। ये तो हुई आमंत्रित देशों की कहानी, लेकिन G20 का एक स्थायी सदस्य रूस अपनी पूर्ण भागीदारी नहीं दे पा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन G20 में हिस्सा लेने नहीं आ रहे। इस बाबत पुतिन ने PM मोदी को फोन भी किया। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमने GNU में रशियन स्टडीज पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह से पूछा, क्या पुतिन के नहीं आने से रूस का पक्ष कमजोर होगा? सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, रशिया का पक्ष तो कमजोर होता है, इसमें कोई शक नहीं। और रशिया की बात करने वाला भी कोई नहीं, यहाँ पे बेलारूस नहीं है या यहाँ पे कोई ऐसे राज्य नहीं है जो उनका पक्ष रख सके। तो उनका पक्ष तो कमजोर होता ही है। लेकिन ये युद्ध है और एक तरह से जो राष्ट्रों का मत है उससे अलग थलग पड़ गए हैं।
पुतिन और रूस। तो कमजोर हो या ना हो उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनका इमीडिएट इंटेंशन है कि किस तरह वॉर को आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा अपने फेवर में सरकमस्टेंसेस में जो है उसमें अपना फायदा उठाया जा सके। ये रूस का भी और वेस्ट भी यही चाहता है कि इनको किसी तरह से एक सामरिक पराजय हो, स्ट्रेटेजिक डिफीट हो, और जिसमें काफी हद तक वो सफल भी हो रहे हैं। युद्ध चलता जाएगा, हम सब जानते हैं कि युद्ध जिस हिसाब से चल रहा है वो अनंत काल तक चल सकता है। इसमें ना कोई जीतेगा ना हारेगा, और ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरह ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में उनका आना या ना आना बहुत खास मायने नहीं रखता। नंबर 4, नए सदस्यों की एंट्री। बाली समिट के दौरान अफ्रीकन यूनियन यानी कि एयू को G20 का हिस्सा बनाने की बात चली थी। पीएम मोदी ने भी इसका समर्थन किया था। इस बार की समिट में एयू को सदस्यता मिलने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो ये G20 में हुआ पहला विस्तार होगा। एयू में 50 से अधिक देश हैं। फिलहाल अफ्रीकी महाद्वीप में सिर्फ साउथ अफ्रीका G20 में है। एयू के आने से पूरा अफ्रीकी महाद्वीप कवर होगा, साथ ही साथ और भी देशों की एंट्री का रास्ता खुलेगा। नंबर 5, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप। मौजूदा समय की वर्ल्ड पॉलिटिक्स 2 हिस्सों में बांटी गई है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ का संबंध विकसित देशों से है, जबकि ग्लोबल साउथ में विकासशील देश आते हैं। इन देशों में आबादी अधिक है, इनकम कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है और भी कई मानकों पर ये देश पिछड़े हुए हैं। ग्लोबल साउथ में अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया के अधिकतर देश हैं। इजराइल, जापान और साउथ कोरिया एशिया में है, लेकिन वे ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा माने जाते हैं। फिलहाल भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का सबसे प्रबल दावेदार है। भारत रूस से बात कर सकता है। वो पश्चिमी देशों के साथ भी अपनी शर्तों पर रिश्ते रखने में कामयाब रहा है। अरब देशों के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। ऐसी विविधता शायद ही किसी और देश को हासिल होगी। G20 के जरिए भारत न सिर्फ अपना एजेंडा दुनिया के सामने रखेगा, बल्कि वो आने वाले समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स की दशा और दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। तो क्या भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है? भारत की चुनौतियां क्या क्या हैं और भारत को किन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है? ये सवाल हमने पूछा मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से। सुनिए उन्हें। भारत डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली बहुत आइडियली प्लेस्ड है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो कोल्ड वॉर के वक्त में एक होता था उसका भी फाउंडिंग मेंबर रहा है। और नॉन अलाइन मूवमेंट का जो कोर था वो यही था कि ईस्ट और वेस्ट कॉन्फ्रंटेशन के बजाय एक मुख्तलिफ या एक अलग आवाज को बुलंद करना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो ये कहती थी कि जो तमाम नए देश आजाद हुए हैं 1945 के बाद, वो ना यूएस के साथ जाएंगे ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे, बल्कि अपनी पहचान बनाएंगे, और हिंदुस्तान उसमें से एक था। तो उसके बाद फिर 1991 में वो खत्म हो गया, फिर दूसरा दौर शुरू हो गया एटसेट्रा। लेकिन जो ग्लोबल साउथ या जो अंडर डेवलप्ड, जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, उन कंट्रीज का एक लीडर बनना, तो इसके लिए जियोपॉलिटिकली, हिस्टोरिकली और डिप्लोमेटिकली इंडिया बहुत आइडियल तरीके से प्लेस्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जब इंडिया इस चीज का कंपटीशन होता हुआ, बनता हुआ देखता है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना भी अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर बना के प्रेजेंट करता है, चैंपियन बना के प्रेजेंट करता है। और चाइना न केवल सिर्फ इस बात को कहता है, बल्कि चाइना के पास एक बहुत बड़ा मेगा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जिसको BRI कहते हैं, जिसके थ्रू वो तमाम इस तरह के थर्ड वर्ल्ड नेशंस में इन्वेस्ट करता है। और इसके तो कंपैरिजन के तौर पे अगर आप कहें तो साउथ एशिया के ये 2 देश ग्लोबल साउथ का चैंपियन बनने का दावा करते हैं। एक के पास जियोपॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, और दूसरे के पास बहुत ही डीप पॉकेट्स हैं। लेकिन फर्क क्या है कि चाइना के साथ ट्रस्ट का भी फैक्टर है। चाइना के BRI के जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, उनका मैं कहूंगी कि उनकी सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आने लग गई है कि उसके जरिए चाइना किस तरह से उन देशों की टेरिटरी को भी हथियाने की कोशिश करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात सच है कि चाइना जितनी डीप पॉकेट्स इंडिया के पास नहीं है, हालांकि इंडिया बेटर प्लेस्ड है। अब ये बात आपको मोटा मोटा समझ में आ गई कि इंडिया प्रतिनिधित्व कर सकता है या नहीं कर सकता है, और कैसे कर सकता है। देखिए,
इंडिया कुछ कुछ चीजों में डेफिनेटली काम कर सकता है। इंडिया साउथ और साउथ के कोऑपरेशन, जिसको साउथ साउथ कोऑपरेशन कहते हैं, उसको ज्यादा अच्छी तरह से ग्रेविटेट कर सकता है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अफ्रीका में हम बहुत सारे जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसके जरिए हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इंडिया फार्मास्यूटिकल में, कोविड वैक्सीन में, इन सब चीजों में ऑब्वियसली काफी आगे बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा एरिया है जहां पर हम बहुत सारे ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ हम काम कर सकते हैं। हम उनके साथ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का बहुत काम कर सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, तो इस चीज को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। एक और चीज है जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें इंडिया का रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया रहा है। वहां पे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इन कंट्रीज के साथ। कल्चरल डिप्लोमेसी कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के साथ हम इसके अलावा जो दुनिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे इन देशों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर हम स्ट्रगल कर सकते हैं और उस स्ट्रगल को लीड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है जो चाइना के पास नहीं है, वो है ट्रस्ट फैक्टर। तो अगर आप कहें कि क्या किया जा सकता है, तो ये कर सकता है हिंदुस्तान, और बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकता है। और वही हमें आप देखते हैं कि बार बार हमारे प्रधानमंत्री के स्वर में ये बात आती है कि हिंदुस्तान इसको लेकर कितना सीरियस है। तो इसके पीछे इस तरह की कहानी जो है वो अनफोल्ड करती हुई दिखती है। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। G20 बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में किस तरह से अलग है? क्या ये अपनी प्रासंगिकता बचाकर रख पाएगा? सुनिए। देखिए, दुनिया में वैसे तो बहुत सारे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब ही होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे अलग कई सारे देश मिलकर किसी कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं। और सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो यूनाइटेड नेशंस का है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस और WTO और इस तरह के जो बड़े बड़े मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि उनमें डिक्लाइन हुआ है। तो दुनिया एक तरीके के फेज से गुजर रही है जिसको कहा जाता है देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ द मल्टीलैटरल ऑर्डर, कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस वीटो के प्रॉब्लम से फंसा हुआ है, WTO में चाइना और US के बीच में झगड़ा चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे वक्त में G20 एक रिलेटिवली छोटा और ज्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है दुनिया के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि G20 जियोपॉलिटिकल इश्यूज के लिए नहीं है, सिक्योरिटी और वॉर रिलेटेड इश्यूज के लिए नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के को टैकल करने के लिए है। क्योंकि इसका जन्म भी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के फौरन बाद हुआ था, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर्स की ग्रुपिंग होती थी डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज को मिलाकर। दूसरा ये याद रखने वाली बात है कि दुनिया में G20 एकमात्र ऐसी ग्रुपिंग है जिसमें G7, डेवलपिंग इकोनॉमीज, चाइना और रशिया, ये सब साथ में है। बाकी आप देखेंगे कि हर जगह इसमें बटे हुए ग्रुपिंग्स ही दिखती हैं। ब्रिक्स है तो उसमें G7 नहीं है, G7 है तो उसमें डेवलपिंग इकोनॉमीज नहीं है, एटसेट्रा। SCO है तो उसका रीजनल कैरेक्टर है। लेकिन G20 जो है वो ऐसे बनाया गया है कि दुनिया के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को टैकल करे। और इसमें याद रखने वाली बात एक और भी है कि इस वजह से हमें हमेशा इसके कोर इशू को समझना और याद रखना जरूरी है कि G20 का प्रादुर्भाव क्यों हुआ था, किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। और यही चीज हमारे को G20 के एक यूनिकनेस के बारे में भी बताती है कि G20 की यूनिकनेस ये है कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेवल पे मिला, उसके बाद फिर एपेक्स लेवल यानी कि जो हेड्स ऑफ द स्टेट थे उनके लेवल पे मिलना शुरू हुआ। और आज की डेट में भी इसका जो कोर एजेंडा है वो IMF का रिफॉर्म, WTO का रिफॉर्म, इस तरह के इश्यूज हैं। बैंकिंग रिफॉर्म्स, जो बैंक में जो बेसल नॉर्म्स होते हैं उनको अप्लाई करना, ठीक है, फूड सिक्योरिटी को टैकल करना, क्लाइमेट फाइनेंसिंग को टैकल करना। तो बेसिकली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको टैकल करना, उन पर बातचीत करना, ये G20 का कोर एजेंडा है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, यही G20 को थोड़ा स्पेशल बनाता है। G20 को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जहां पर हम देखते हैं कि
जो डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड ये दोनों साथ में आ रही है, और यही चीज इंडिया को इतना इंपॉर्टेंट बना देती है, क्योंकि जैसे कि पहले हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया बिल्कुल आइडियली प्लेस्ड है इस प्लेटफॉर्म पे जो डेवलपिंग वर्ल्ड के एजेंडा और उनकी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, ताकि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनको जो रिक्वायर्ड कंसेशंस हैं और जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो लाने पड़े। तो ये है G20 जो बातें जो G20 को यूनिक बनाती हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। एक और ज़रूरी जानकारी लेते जाइए। G20 की सबसे सरल और सबसे सरस कवरेज 1 सितंबर से शुरू हो रही है आपके अपने लल्लन टॉप पर। क्या क्या मिलेगा? G20 के देशों के रोचक किस्से और फैक्ट्स, भारत के साथ उनके संबंध, उन देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की अनसुनी कहानियां। सिर्फ इतना ही नहीं, 9 और 10 सितंबर को मिलेगी समिट की लाइव अपडेट। पिटारे में और भी बहुत कुछ है, बने रहिए हमारे साथ। दुनियादारी का सिलसिला चलता रहेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।